हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बेटा दो लॉज के बारे में जो कि थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। एक है हेसस लॉ और दूसरा है किरचॉफ्स लॉ। एक्चुअल में ये दो लॉज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ्स लॉ तो वैसे तो आपको एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेगा, हम उसे पढ़ेंगे जरूर। लेकिन जो हेसस लॉ है, जो पहला लॉ हम पढ़ने वाले हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। इनफैक्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आगे आने वाले लेक्चर्स में थर्मोकेमिस्ट्री में बहुत सारे हम तरीके सीखेंगे, कई जगह शॉर्टकट तरीके भी सीखेंगे थर्मोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के। वहां पर अगर आपको वो शॉर्टकट तरीका नहीं भी आता तो आप हेसस लॉ को अप्लाई करके न्यूमेरिकल्स के आंसर निकाल सकते हो। तो हेसस लॉ थर्मोकेमिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, इसकी जरूरत हमें कहीं ना कहीं पढ़ते ही रहेगी। ठीक है, तो समझते हैं ये लॉ क्या है। इस लॉ को पढ़ेंगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक बार अगर ये आपको लॉ आ गया तो बहुत सारे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का अप्रोच आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में हेसस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, ये लॉ कहता क्या है? इसके नाम में कांस्टेंट हीट समेशन क्यों लगा है? क्योंकि ये बोलता है कि रिएक्शन चाहे कितने भी स्टेप में हो, जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास क्या है, ये एक रिएक्टेंट ले लेते हैं, कौन सा? ए। ये रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है किस में बेटा? बी में। ठीक है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ये प्रोडक्ट में बनाने के इसके बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कि एक रिएक्शन डायरेक्टली करवाकर हम इस प्रोडक्ट को बना दे, हो सकता है बीच में दो तीन अलग अलग रिएक्शंस को फॉलो करने के बाद हम बी को बनाएं। मतलब ऐसा हो सकता है कि ए को पहले किसी एक दूसरे प्रोडक्ट एक्स में कन्वर्ट करें और फिर इस एक्स को वापस से बी में कन्वर्ट करें। ठीक है, कहने का मतलब ए से बी कन्वर्ट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हो सकता है ए को पहले किसी और केमिकल में कन्वर्ट करें और उसके बाद उसको बी में कन्वर्ट करें। मतलब बहुत सारे पाथवे हो सकते हैं हमारे पास केमिस्ट्री में एक ही प्रोडक्ट बनाने के। लेकिन ये क्या कहता है, इस रिएक्शन में मान लेते हैं इसकी हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा H1 है, इस रिएक्शन में जो इसकी हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा H2 है, इस रिएक्शन में हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा H3 है। तो ये लॉ कहता क्या है कि रिएक्शन चाहे कितनी भी स्टेप में रहे, अगर इनिशियल और फाइनल वो पोजीशन अगर सेम है, मतलब रिएक्टेंट, इनिशियल रिएक्टेंट और फाइनल प्रोडक्ट अगर सेम है, तो हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू सेम ही रहेगी। कहने का मतलब ये अगर एक ही स्टेप में हो रहा है तो ये डेल्टा H1 है, अगर दो स्टेप में हो रहा है तो डेल्टा H2 और डेल्टा H3 यूज हो रहे हैं। तो डेल्टा H2 और डेल्टा H3 का जो समेशन होगा वो डेल्टा H1 के बराबर ही होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये क्या कह रहा है कि हम इस रिएक्शन को कितने भी नंबर ऑफ स्टेप्स में करा दें, अगर एक ही रिएक्टेंट से सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो चाहे कितने भी नंबर ऑफ स्टेप्स में रिएक्शन हो, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन सेम ही रहेगी। ऐसा क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि एक्चुअल में इंथैल्पी स्टेट फंक्शन है। अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है तो इंथैल्पी चेंज भी क्या होना चाहिए बेटा? सेम। क्यों? क्योंकि डेल्टा एच एक्चुअल में क्या है? स्टेट फंक्शन है, इसीलिए इस लॉ को बोल सकते हैं। तो ये क्या कहता है कि अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, इसलिए उसके नाम में क्या लगा है? कांस्टेंट हीट समेशन। समझ में आया? तो ये लॉ कहता क्या है? ये कहता है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, enthalpy of reaction remains same, enthalpy of reactions remains same। ठीक है, irrespective of number of step, इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ स्टेप, मतलब कितने भी स्टेप में उस रिएक्शन को कराए, एक स्टेप से कराए, दो स्टेप से कराए, 10 स्टेप से कराए, लेकिन अगर सेम रिएक्शन हो रही है, कहने का मतलब इनिशियल रिएक्टेंट और फाइनल प्रोडक्ट अगर सेम है, तो हर केस में, हर पाथवे में जो टोटल इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन रहेगा वो क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। समझ में आ गया बेटा? तो इसको हम बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल के लिए देखना, अगर मान लेते हैं एक्चुअल मैं कोई रिएक्शन लिखूं, H2 गैस, ठीक है, प्लस हाफ O2 गैस, ये शुरुआत में किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा? H2O लिक्विड में। फिर ये जो H2O लिक्विड है इसको वेपराइज करके H2O गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है ना? तो मान लेते हैं यहाँ पर कितनी हीट रिलीज हो रही है, मान लेते हैं यहाँ पर कितना है, ये -300 अप्रॉक्स है, ठीक है, किलो जूल, और यहाँ पर कितना है? +40 किलो जूल। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये H2 और हाफ O2 गैस से ये H2O गैस में जाएगा,
मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर सेम है, हम डायरेक्टली ही लिक्विड में कन्वर्ट किए बिना डायरेक्टली हम गैस में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इस पाथवे में भी जो हीट ऑफ रिएक्शन रहेगी वो ऊपर वाले हीट के समेशन के बराबर होगी। मतलब नीचे वाले स्टेप में क्या हो जाएगा, -300 प्लस क्या हो जाएगा 40, मतलब कितना आ जाएगा -260 किलो जूल निकल कर आ जाएगा बेटा। तो हेसस लॉ समझ में आया क्या? ये कहता है एक ही रिएक्शन को, मतलब आपको दिख रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को H2O गैस में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं। पहले तो हम डायरेक्टली ही कन्वर्ट कर दें, दूसरा तरीका क्या है कि शुरुआत में लिक्विड में कन्वर्ट करें, H2O लिक्विड में, और फिर उसको वेपराइज करके H2O गैस में कन्वर्ट करें। तो इन दोनों स्टेप में जो हीट लगेगी उन्हीं का समेशन करने के बाद ये फाइनल रिएक्शन के लिए हीट की वैल्यू आएगी। कहने का मतलब ये सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रही है, ये डबल स्टेप में हो रही है, लेकिन हर जगह जो समेशन ऑफ हीट है, चाहे वो कितने भी नंबर ऑफ स्टेप का रहे, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझ में आ गया बेटा? इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, हेसस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। तो एक्चुअल में इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, इसके क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं बेटा, लेकिन उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले इंथैल्पी से रिलेटेड कुछ लॉस पढ़ लेते हैं, कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। कुछ रूल्स इंथैल्पी के कैलकुलेशन के समय आपको क्या फॉलो करने हैं, पहले उन रूल को पढ़ लेते हैं, और फिर उन्हीं के बेसिस पर हम क्या देखेंगे, हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इनफैक्ट काफी ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। तो एक्चुअल में ये जो हेसस लॉ है, इसी को फॉलो करते हुए बहुत सारे रूल्स हैं, जिसमें से 3 रूल्स हैं, उन 3 रूल को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये रूल्स फॉर डेल्टा एच कैलकुलेशन क्या है, सबसे पहला रूल क्या है, इफ रिएक्शन इज रिवर्स्ड, then magnitude of delta H remains same and sign becomes opposite। ये कह रहा है अगर किसी रिएक्शन को आप रिवर्स कर रहे हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंथैल्पी सेम रहेगा, लेकिन साइन आपको चेंज करना होगा। एग्जांपल के लिए अगर मान लेते हैं आप ए से बी में कन्वर्ट कर रहे हो, लेकिन आपके डेल्टा एच की वैल्यू क्या दे रखी है, डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है +200 किलो जूल पर मोल, मान लेते हैं ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जब आप रिएक्शन को रिवर्स करोगे, मतलब आप बी को किस में वापस से कन्वर्ट करोगे, ए में, मतलब इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बना दिया, ऐसे कि इसमें डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। रूल समझ में आया क्या? कहने का मतलब ये है रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो पहले जितनी वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा था अब उतनी हीट वो रिलीज कर देगा। अगर वो पहले एक्सोथर्मिक था तो बाद में एंडोथर्मिक होगा, अगर पहले वो एंडोथर्मिक था तो बाद में वो एक्सोथर्मिक हो जाएगा, लेकिन सेम ही मैग्नीट्यूड ऑफ हीट रहेगा, बस जिसको एब्जॉर्ब किया था उसी को वापस से रिलीज कर देगा जब उसी रिएक्टेंट में वापस कन्वर्ट होगा। तो समझ में आया क्या? तो किसी भी रिएक्शन को सेम कोफिशिएंट के बाद साथ बेटा सेम कोफिशिएंट रहना चाहिए, सब कुछ सेम रहना चाहिए, बस जितने प्रोडक्ट हैं उसको रिएक्टेंट में, जितने रिएक्टेंट है उसको प्रोडक्ट में कर दें, तो ऐसे कि इसमें डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपोजिट साइन के साथ सेम मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू हम लिखेंगे, ठीक है। पहला रूल ये, इनको यूज करके क्वेश्चन कैसे करना है ये देखेंगे, पहले तीनों रूल पढ़ लेते हैं। रूल 2 क्या है, इफ रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय सम कोफिशिएंट या बाय सम कांस्टेंट देन डेल्टा एच इज मल्टीप्लाइड बाय सेम कांस्टेंट, ठीक है। अगर किसी रिएक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, एग्जांपल के लिए देखना, जैसे मान लेते हैं ए से बी में कन्वर्ट हुआ और इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या थी, किलो जूल, 200 किलो जूल पर मोल। ये क्या कह रहा है, इस रिएक्शन को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है ना, इस रिएक्शन को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो रिएक्शन को क्या लिखोगे बेटा, 2a बना रहा है 2b, ऐसा लिखोगे, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है कि इन केस अगर आपने रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया है, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है, तो सेम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा उसके इंथैल्पी की वैल्यू में भी। मतलब अगर ये +200 था तो अब हम क्या लिख देंगे, +200 × 2 किलो जूल पर मोल। समझ में आ गया? तो एक्चुअल में ये कितना, साइन सेम ही रहेगा बेटा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा +400 किलो जूल पर मोल। समझ में आ गया? मतलब अगर रिएक्शन को रिवर्स नहीं किया, कुछ नहीं किया, एज इट इज रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है ना, तो ऐसे केस में डेल्टा एच में भी वही वैल्यू मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसा क्यों है, ये लॉ हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं इसमें, क्योंकि ये कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, कौन सी, इंथैल्पी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहने का मतलब अगर 2 से मल्टीप्लाई किया है मतलब आपने मास डबल कर दिया है, और अगर आपने मास डबल कर दिया है तो ऐसे केस में इंथैल्पी की वैल्यू भी क्या हो जानी चाहिए, डबल हो जानी चाहिए। उसका मतलब ये है इस रूल का।
समझ में आया क्या? अगर आप इस पूरी रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस डेल्टा एच को भी हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप पूरी रिएक्शन को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस डेल्टा एच की वैल्यू को भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आया बेटा? ठीक है, ये है रूल 2। ठीक है, इसके बाद रूल 3 पर आते हैं। रूल 3 क्या कहता है? इफ टू रिएक्शंस आर एडेड देन देयर डेल्टा एच आर आल्सो एडेड। कहने का मतलब, यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है तो इसके डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है? ये है +200 किलो जूल पर मोल। ठीक है, वैसे ही सी से अगर ये डी में कन्वर्ट हो रहा है तो इसकी डेल्टा एच की वैल्यू मान लेते हैं, हमने अज्यूम कर लिए -50 किलो जूल पर मोल। ऐसी आपको दो रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, ये दो रिएक्शन दे रखी है, आप इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर रहे हो। अगर आप इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर रहे हो तो फाइनल रिएक्शन क्या हो जाएगी? सारे रिएक्टेंट एक तरफ लिखेंगे, सारे प्रोडक्ट एक तरफ लिखेंगे। ए प्लस सी किस में कन्वर्ट हो रहा है? बी प्लस डी में। तो ये कह रहा है कि जब रिएक्शन आप ऐड कर रहे हो तो ऐसे केस में डेल्टा एच की वैल्यू भी ऐड करोगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा +200 माइनस क्या हो जाएगा बेटा? 50। मतलब आप कितनी वैल्यू लिखोगे? +150 किलो जूल पर मोल। समझ में आया क्या? तो ये कह रहा है कि जब आप रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो ऐसे ही जब रिएक्शन को ऐड करोगे तो उनकी डेल्टा एच की वैल्यू भी ऐड हो जाएगी। ठीक है, कुछ टेक्स्ट बुक में माइनस वाला रूल भी लिखा हुआ रहता है। जैसे मान लेते हैं इन केस अगर आप इक्वेशन 1 में से माइनस कर रहे हो इक्वेशन 2 को, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपने रिवर्स करके ऐड किया है। ठीक है ना, कुछ जगह लिखा हुआ रहता है इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इसका मतलब ये है कि इक्वेशन 1 को एज इट इज लिया है, लेकिन इक्वेशन 2 को हमने क्या किया होगा? पहले रिवर्स किया होगा। ठीक है, उसको अपोजिट करके लिखा होगा और उसके बाद इन दोनों को ऐड किया होगा। समझ में आया? उनको वो इक्वेशन कुछ टेक्स्ट बुक में क्या लिख देते हैं? माइनस करके लिख देते हैं। ठीक है, मतलब इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस करने का मतलब है मैं सी और डी को फ्लिप कर दूं, डी इधर ले आऊं, सी उधर ले जाऊं, साइन अपोजिट साइन के साथ लिख दूंगा और फिर उसको ऐड करूं। ऐसे एडिशन को हम बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। दो रिएक्शन को माइनस कर रहे हैं, लेकिन हम माइनस वाला टर्म यूज नहीं करेंगे, हम दोनों के लिए अलग अलग टर्म यूज करेंगे। रिवर्स अलग से पढ़ेंगे, एडिशन अलग से करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं ये समझ में आ जाएगा जब अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो। ठीक है बेटा, कहीं पर भी ये लिखा हुआ है तो इसका बस आपको मतलब मैं समझा दे रहा हूं, क्योंकि कुछ टेक्स्ट बुक में आपको ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है। समझ में आ गया? ठीक, अब ये तीन रूल जो हमने पढ़ लिए हैं, इनको अप्लाई कैसे करना है इंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए, ये देखते हैं बेटा। सबसे पहले वाले इजीएस्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं और फिर धीरे धीरे डिफिकल्ट क्वेश्चंस पर जाते जाएंगे बेटा। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ क्या दे रखा है? अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे तो यहाँ क्या दिख रहा है? ए से 2b बन रहा है और इसके डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है? 100 किलो जूल पर मोल है। वैसे ही 2b से ए बन रहा है तो इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू पूछा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सेकेंड वाली रिएक्शन वैसे ही बन जाएगी अगर फर्स्ट वाली रिएक्शन को आप क्या कर दोगे? रिवर्स कर दोगे। ठीक है ना, इस फर्स्ट वाली रिएक्शन को अगर आपने रिवर्स कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? ये 2b जो प्रोडक्ट में है वो रिएक्टेंट में हो जाएगा और जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चला जाएगा। तो हमने रूल क्या पढ़ रखा है बेटा? हमने रूल ये पढ़ रखा है कि रिएक्शन जब रिवर्स होगा तो डेल्टा एच का साइन क्या रहेगा? डेल्टा एच का साइन अपोजिट रहेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। तो अगर ये पहले +100 किलो जूल पर मोल था तो बाद में क्या हो जाएगा? -100 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो यहां ये कह क्या रहा है कि रिएक्शन को रिवर्स करना है, तभी जाके ये सेकेंड वाली रिएक्शन बन रही है। ठीक है, तो रिएक्शन को रिवर्स करके मैग्नीट्यूड सेम रखा, साइन चेंज कर दिया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आप ध्यान से देखना, यहाँ क्या कह रहा है? वो ऊपर वाली जो रिएक्शन है वो है ए से 2b बन रहा है। जब ए से 2b बन रहा है तो उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 100 किलो जूल पर मोल। आपको जो डेल्टा एच की वैल्यू निकालनी है वो क्या है? b टू हाफ ए। इस रिएक्शन के लिए आपको इंथैल्पी कैलकुलेट करके लाना है। अब आप ये कैलकुलेट कैसे करोगे? सबसे पहले क्या देखना है आपको? रिएक्टेंट में क्या चाहिए? बी चाहिए। ऊपर वाली रिएक्शन में वो रिएक्टेंट, वो ये जो बी जो चाहिए आपको वो कहां पर है? वो प्रोडक्ट में है। तो जो दी हुई रिएक्शन है उसमें जो प्रोडक्ट है, अगर वो आपको रिएक्टेंट में चाहिए तो रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन को जब रिवर्स कर देंगे तो क्या बनेगा? 2b से ये a हो जाएगा और इसके डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? -100 किलो जूल पर मोल हो जाएगी। लेकिन यहाँ ध्यान देना बेटा, ये क्या फाइनल रिएक्शन आ गई क्या हमारे पास? बिल्कुल नहीं।
हमें जो बी का जो कोफिशिएंट चाहिए वो 1 चाहिए, और यहाँ बी का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। मतलब इस पूरी रिएक्शन को क्या करूं मैं, 2 से डिवाइड कर दूं। अगर मैं पूरी रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा बी, इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 1/2 a। समझ में आ रहा है कि, तो हमारी फाइनल रिएक्शन आएगी। मतलब पहले तो मैंने इसको रिवर्स किया, क्यों, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट था वो मुझे रिएक्टेंट में चाहिए, तो उसको रिवर्स कर दिया। उसके बाद वो जो कोफिशिएंट था वो मुझे अलग कोफिशिएंट चाहिए, तो कौन सा कोफिशिएंट चाहिए उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट नंबर उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। तो इस पूरे रिएक्शन में हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर पूरी रिएक्शन से हाफ, पूरी रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो इस डेल्टा एच को भी क्या करना पड़ेगा बेटा, हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो पूरी रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो डेल्टा एच की वैल्यू में भी क्या होगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, और आप क्या लिखोगे, -50 किलो जूल पर मोल। समझ में आया। रिएक्शन को 2 से डिवाइड करने के बाद ये वाली रिएक्शन आई, तो उस डेल्टा एच को भी 2 से डिवाइड कर दोगे और आंसर कितना आ जाएगा, -50 किलो जूल पर मोल। समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल पर चलते हैं। नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल देखना क्या है, ये क्या कह रहा है, ए से बी बन रहा है, डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है, सी से डी बन रहा है, डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है। अब आपको जो रिएक्शन बनाकर लाना है, जिसके लिए आपको इंथैल्पी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपको जो चाहिए वो है 2a, ठीक है ना। आपको क्या चाहिए बेटा, आपको 2a चाहिए, लेकिन रिएक्शन में कितना a था, एक ही a था। तो आप क्या करोगे, उस पहले वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे। समझ में आ गया क्या। तो पहले वाली रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करके कैसे लिखोगे, देखना, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे, ये हो जाएगा 2a, और प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा 2b। और रिएक्शन को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया है बेटा, तो क्या करोगे आप, जो डेल्टा एच की वैल्यू है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ गया बेटा। ध्यान रखना इसका जो यूनिट है किलो जूल पर मोल, वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के लिए नहीं, वो पूरी रिएक्शन के लिए होता है, ठीक है ना, ये हमने पहले भी पढ़ रखा है। एक और चीज बेटा, सिमिलर इसी तरीके से रिएक्शन बनाकर लाते हैं हम केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में भी, जिन लोगों ने अगर कभी पढ़ रखा है तो, लेकिन उसमें रूल्स थोड़े अलग होते हैं। रिएक्शन बनाने का तरीका वही रहेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करने के तरीके बदल जाएंगे, ठीक है ना, तो उसमें रूल्स थोड़े अलग होते हैं। इसके बाद यहाँ देखना, 2a तो हमें मिल गया बेटा इस रिएक्शन में, लेकिन हमें और भी दूसरी चीजें चाहिए। और क्या चाहिए हमें, C चाहिए, ये रिएक्टेंट की तरफ ही चाहिए, और जो रिएक्शन में देखेंगे कहाँ से वो C आ रहा है, ये C आ रहा है कहाँ से, ये सेकेंड वाली रिएक्शन से। तो सेकेंड वाली रिएक्शन में क्या था, ये रिएक्टेंट की तरफ था, हमें रिएक्टेंट की तरफ ही चाहिए, मतलब इसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इसका कोफिशिएंट 1 था, इसका कोफिशिएंट भी 1 ही चाहिए, मतलब इसको किसी और चीज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उसको एज इट इज ले लेंगे। उसको एज इट इज ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सी से ये बना रहा है डी, डेल्टा एच की वैल्यू एज इट इज ले लेंगे बेटा यहाँ पर, और डेल्टा एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। अब अगर आप देखोगे कि दोनों रिएक्शन को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये फाइनल रिएक्शन आ जाएगी, ठीक है ना, ये हो जाएगा 2a + c, और ये हो जाएगा बेटा 2b + d, ये फाइनल रिएक्शन आ गई। अब आपको क्या दिख रहा है, अगर हमने दो रिएक्शन को ऐड किया, तो दो रिएक्शन को ऐड किया तो उसके डेल्टा एच की वैल्यू को भी ऐड करना पड़ेगा, मतलब ये 200 और 200, ये कितना हो जाएगा बेटा, 400 किलो जूल पर मोल निकल कर आ जाएगा। समझ में आया क्या। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ दो रूल को हमने यूज किया है। पहली चीज, ये पहले वाली रिएक्शन को 2 से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है, और फिर दोनों रिएक्शन को ऐड किया है, तो ये दोनों रूल को यूज करने की हमें जरूरत पड़ी है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से ये फाइनल जो रिएक्शन है उसके डेल्टा एच की वैल्यू निकाल कर लाए हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी बन सकते हैं बेटा, जिसमें रिएक्शन में 3 रिएक्शन, 4 रिएक्शन, 5 रिएक्शन, वो कितनी भी रिएक्शन देकर आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है। आपको बस ये देखना है कि फाइनल रिएक्शन बनाकर लाना है। फाइनल रिएक्शन बनाने के लिए आपने जो जो किया था, रिएक्शन को जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया था, जिन रिएक्शन को ऐड किया था, वही आपको डेल्टा एच के साथ भी करना है। उसी डेल्टा एच को उतने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, उन्हीं डेल्टा एच को फिर ऐड भी करना है। समझ में आ गया। आप जो रिएक्शन के साथ करोगे वही डेल्टा एच के साथ भी करना है। ये हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते समय ऐसा नहीं करते, यहाँ थोड़ा चेंज रहेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते समय यहाँ सेम रहेगा, रिएक्शन में जो चीज परफॉर्म करेंगे वही डेल्टा एच की वैल्यू में भी वही चीज करनी है, ठीक। यहां पर देखना बेटा, अब यहां पर क्या दिख रहा है आपको, ये रिएक्शन दिखाई दे रही है,
ऊपर वाली दो रिएक्शन को यूज करके ये रिएक्शन बनाना है और फिर इसके डेल्टा एच की वैल्यू निकाल कर लानी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ क्या चाहिए, 2a चाहिए। 2a चाहिए तो ये 2a कहां से आएगा, पहली वाली रिएक्शन से आएगा। पहली वाली रिएक्शन में a प्रेजेंट है, वो रिएक्टेंट में है, हमें रिएक्टेंट में ही चाहिए, मतलब उसको रिवर्स तो नहीं करेंगे, लेकिन उसमें 2a चाहिए। दो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब वो जो पहली वाली जो रिएक्शन है बेटा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर उस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा 2b, और यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये लिख देंगे 400 किलो जूल पर मोल। समझ में आ गया बेटा, ये तो पहली चीज हो गई। 2a आ गया और वहीं से क्या आ जाएगा, 2b भी आ जाएगा। लेकिन अब हमें और क्या चीज चाहिए, d चाहिए रिएक्टेंट की तरफ। d पहली चीज कौन से रिएक्शन से आएगा, सेकेंड वाली रिएक्शन से। पहली वाली रिएक्शन तो यूज कर चुके हैं, एक रिएक्शन को एक ही बार यूज करना है बेटा, एक से ज्यादा बार नहीं। क्लियर है, एक रिएक्शन को आप एक ही बार यूज करोगे, हमने एक बार यूज कर लिया है, मतलब वहां पर पहली रिएक्शन का काम खत्म हो गया। ठीक है, अब हम सेकेंड वाली रिएक्शन से डी लाएंगे, लेकिन यहां प्रॉब्लम वाली बात क्या है कि डी उस सेकेंड वाली रिएक्शन में प्रोडक्ट की तरफ है, जबकि इस रिएक्शन में हमें डी क्या चाहिए, रिएक्टेंट की तरफ चाहिए। तो जो चीज प्रोडक्ट की तरफ प्रेजेंट है और उसे हमें रिएक्टेंट में लाना है, तो उसके लिए हम करेंगे क्या, उसके लिए रिएक्शन को रिवर्स करेंगे। उसके लिए अगर रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान देना, ये जो सेकेंड वाली रिएक्शन है इसको हम क्या करने वाले हैं, रिवर्स करने वाले हैं बेटा। तो ये C से D की जगह पर D से C बना लेंगे। अगर D से C बना लेंगे तो डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा H की वैल्यू हो जाएगी -100 किलो जूल पर मोल। समझ में आ गया। अब ध्यान देना, अगर इन दोनों रिएक्शन को हमने ऐड कर दिया तो हमें फाइनल वाली रिएक्शन मिल जाएगी। ठीक है, तो फाइनल वाली रिएक्शन क्या हो जाएगी, 2a प्लस डी, ये बनाएगा क्या चीज, 2b प्लस सी। अब यहां पर क्या करेंगे, क्योंकि दोनों रिएक्शन को हमने ऐड किया है तो इसके डेल्टा एच की वैल्यू को भी ऐड कर देंगे। तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, 400 माइनस 100, मतलब एक्चुअल में कितना आ जाएगा बेटा, 300 किलो जूल पर मोल। समझ में आया क्या, जो चीज आपको रिएक्ट प्रोडक्ट में दिया है अगर वो रिएक्टेंट में चाहिए तो रिवर्स करना पड़ेगा, अगर कोई चीज रिएक्टेंट में दिया है वो आपको प्रोडक्ट में चाहिए तो फिर आपको रिवर्स करना पड़ेगा। समझ में आ गया बेटा, तो यहां दो रूल यूज किया, रिवर्स वाला रूल यूज किया, कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने वाला यूज किया, और इनफैक्ट रिएक्शन को ऐड करने वाला रूल भी यूज किया। इसमें तीनों रूल हमने यूज कर लिए इस क्वेश्चन में बेटा। समझ में आया क्या, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं, यहां ध्यान देना बेटा। अब ये एक्चुअल रिएक्शन से अब स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तक हम हाइपोथेटिकल रिएक्शंस चेक कर रहे थे, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ताकि आपको रूल समझ में आ जाए कि कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, रूल अप्लाई करते समय आपको ध्यान क्या रखना है, एक रिएक्शन एक ही बार यूज करना है, एक रिएक्शन एक बार ही यूज होगा। ठीक है, और अगर कोई चीज एक से ज्यादा रिएक्शन में आ रही है तो उसको पहले आपको नहीं देखना है। कहने का मतलब क्या है, अगर यहां ऑक्सीजन दिख रहा होगा आपको, दो रिएक्शन में आ रही है, तो ऑक्सीजन के हिसाब से रिएक्शन डिसाइड नहीं करना। ठीक है ना, ध्यान देना, इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ दो रिएक्शन दे रखी है, डेल्टा एच के एक्सप्रेशन दे रखा है, इस रिएक्शन को हमें बना कर लाना है और इसमें डेल्टा एच की वैल्यू निकाल कर लाना है। सबसे पहले कार्बन सॉलिड चाहिए। कार्बन सॉलिड आपको कौन सी रिएक्शन से मिलेगा, पहली वाली रिएक्शन से मिलेगा बेटा, पहली वाली रिएक्शन से कार्बन सॉलिड मिलेगा। ठीक है, ये हो जाएगा कार्बन प्लस O2। मैं स्टेट को नहीं लिख रहा हूँ बेटा, एक्चुअल में क्या होगा, क्वेश्चन में हमेशा ये मेंशन करके देता है कि सॉलिड होगा, ये गैस होगा, नहीं दिया हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड तरीका यही है कि वो स्टेट हमेशा मेंशन करेगा कि कौन सॉलिड है, कौन गैस है, कौन सा एलोट्रोपिक फॉर्म है, ये सारी चीजें, उसी को तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर C प्लस O2, यहाँ मैं लिख देता हूँ CO2, और यहाँ पर डेल्टा H की वैल्यू, क्योंकि उस रिएक्शन को एज इट इज यूज किया है तो ये -x ही रहेगा। ठीक है ना, हमें ये कार्बन सॉलिड रिएक्टेंट में दिया है, हमें रिएक्टेंट में ही चाहिए था, एक ही कोफिशिएंट है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान देना बेटा, यहां पर हमें चाहिए अब दूसरी चीज O2, तो आप O2 को नहीं देखोगे। क्यों नहीं देखोगे, क्योंकि O2 मल्टीपल रिएक्शन में आ रहा है, आपको नहीं पता कि कौन सी रिएक्शन में ऐड होकर आ रहा है, कौन सी रिएक्शन से सब्ट्रैक्ट होकर आ रहा है, दो रिएक्शन में है, कौन सी रिएक्शन को कैसे यूज करना है, ये इसमें दिक्कत हो जाएगी क्योंकि वो मल्टीपल रिएक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो O2 को नहीं देखोगे। ठीक है, तो उस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट
के हिसाब से रिएक्शन नहीं लेना है जो कि मल्टीपल टाइम आ रहा है, ठीक है। उस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के हिसाब से रिएक्शन नहीं लेना है, से रिएक्शन नहीं यूज करना है, नहीं यूज करना है जो मल्टीपल टाइम आ रहा है, जो मल्टीपल रिएक्शन में आ रहा है, जो मल्टीपल रिएक्शन में आ रहा है। समझ में आ गया? जो मल्टीपल रिएक्शन में आ रहा होगा उसको नहीं देखने का, उसके अलावा किसी और चीज को देखो। तो दूसरी चीज हम क्या देखेंगे, यहां पर देखेंगे सीओ, ठीक है ना। सीओ जो है वो एक ही रिएक्शन में आ रहा है, सेकंड वाली रिएक्शन में आ रहा है, लेकिन वो रिएक्टेंट में है, हमें किस में चाहिए, प्रोडक्ट में चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, रिएक्शन को रिवर्स करेंगे। लेकिन एक और चीज आपको दिखाई दे रही होगी बेटा, इसका जो कोफिशिएंट है ये 2 है, लेकिन इसका जो कोफिशिएंट है जो सीओ में हमें चाहिए उसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है। मतलब उसको पूरी रिएक्शन को 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। मतलब क्या करें हम, ये जो सेकेंड वाली रिएक्शन है इस रिएक्शन को पहले रिवर्स करेंगे, इस रिएक्शन को रिवर्स करेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे। क्यों किया है हमने, समझ में आ गया होगा बेटा आपको, क्योंकि हमें ये CO चाहिए फाइनल रिएक्शन में एक कोफिशिएंट के साथ, प्रोडक्ट में रिवर्स करना पड़ेगा ताकि CO रिएक्टेंट से की तरफ से प्रोडक्ट में चला जाए और कोफिशिएंट 1 आ जाए, इसलिए उस पूरी रिएक्शन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पूरी रिएक्शन को रिवर्स करते हैं, रिवर्स करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। रिवर्स करने पर ये 2CO2 होगा, 2 से डिवाइड करने पर सिर्फ CO2 बचेगा। यहां पर रिवर्स किया, ठीक है, तो ये CO बना, 2CO बना, 2 से डिवाइड करने पर एक ही CO रहेगा। वहीं पर ध्यान देना बेटा, ये जो O2 है रिवर्स करने पर प्रोडक्ट की तरफ चला जाएगा और 2 से डिवाइड करने पर हाफ O2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, डेल्टा H के साथ क्या करेंगे, रिवर्स किया है तो साइन माइनस से प्लस हो जाएगा और 2 से डिवाइड किया है तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो ये माइनस वाई से पहले प्लस वाई हो गया रहा होगा और डिवाइड बाई 2 करने पर प्लस वाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इन दोनों रिएक्शन को अगर आप ऐड कर दोगे, ठीक है, तो ये CO2 से ये CO2 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर C प्लस, यहां अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो O2 है और ये जो हाफ O2 है उसमें से हाफ O2 इधर लाके माइनस कर देंगे, कम वाली चीज को ज्यादा की तरफ लाके क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। O2 माइनस हाफ O2 और ये हो जाएगा CO। समझ में आ गया? तो एक्चुअल में 1O2 माइनस हाफ O2 कितना बचेगा, C प्लस हाफ O2 और ये क्या हो गया, CO। तो आपको दिख रहा होगा वही फाइनल रिएक्शन आ गई है जो हमें चाहिए थी। तो हमने दोनों रिएक्शन को ऐड किया है, तो इनकी इंथैल्पी की वैल्यूज को भी ऐड कर देंगे। यहाँ पर जो डेल्टा H की वैल्यू हो जाएगी ये क्या हो जाएगी बेटा, माइनस एक्स प्लस वाई बाई 2, या इसी को क्या लिख सकते हैं, y बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है, या y माइनस 2x होल डिवाइड बाई 2 ऐसा भी लिख सकते हैं। समझ में आएगा बेटा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हमें, ठीक है। दो चीज का ध्यान रखना है, ये जो मैंने साइड में लिख दिया बेटा, एक रिएक्शन एक ही बार यूज करेंगे और जो चीज एक से ज्यादा रिएक्शन में आ रहा है, मल्टीपल रिएक्शन में आ रहा है, ठीक है ना, उसके हिसाब से नहीं लेना है रिएक्शन, उस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के हिसाब से रिएक्शन नहीं यूज करना है जो कि मल्टीपल टाइम आ रहा है। मतलब हमने ऑक्सीजन को देखकर यहां पर नहीं लाया, फिर भी दिख रहा है आपको कि फाइनली जो ऑक्सीजन आया है उस रिएक्शन में जो हमें चाहिए था वो निकल कर आ गया। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर जा रहे हैं बेटा। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से अगर आपको समझ में आ गया है कंसेप्ट तो खुद से सॉल्व करने के बाद मेरा सॉल्यूशन यहां पर चेक करना बेटा, ठीक है। पहले खुद से ट्राई करके देखना और आपने जो भी आंसर निकाला हो वो मैच कर रहा है या नहीं यहां से चेक करना। देखते हैं नेक्स्ट वाली रिएक्शन को, देखते हैं नेक्स्ट वाली रिएक्शन में क्या लिख रखा है बेटा, SiO2 प्लस 3C, यहां से SiC और क्या बनाना है, 2CO बनाना है। इसकी इंथैल्पी हमें चाहिए, लेकिन अब हमें 3 रिएक्शंस यूज करनी है। दिख रहा है क्या? तो आपको क्या दिखेगा, हमें SiO2 मल्टीपल रिएक्शन में है क्या, नहीं, यहां से लेंगे, पहली वाली रिएक्शन को लेना पड़ेगा। लेकिन पहली वाली रिएक्शन को जब लेंगे तो रिवर्स करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें अपनी रिएक्शन में रिएक्टेंट में चाहिए जबकि इस रिएक्शन में वो प्रोडक्ट में है। तो हम पहली वाली रिएक्शन को क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। पहली वाली रिएक्शन को जब रिवर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, SiO2 और ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चला जाएगा Si प्लस हाफ O2। जब रिएक्शन को रिवर्स किया है तो मैग्नीट्यूड सेम रखेंगे लेकिन साइन क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे बेटा, ये हो जाएगा प्लस 910 किलो जूल। समझ में आया गया? इसके बाद देखना कार्बन ग्रेफाइट। लेकिन अगर आप कार्बन ग्रेफाइट देखोगे तो दो रिएक्शन का पार्ट है, दो रिएक्शन का पार्ट है, तो इस कार्बन ग्रेफाइट को हम यूज नहीं करेंगे, वो अपने आप बाद में बराबर निकल कर आएगा। आगे देखना है SiC। SiC कौन सी रिएक्शन का पार्ट है बेटा, सिलिकॉन कार्बाइड है वो, ये
थर्ड वाली रिएक्शन का पार्ट है, ठीक है ना। तो तीसरी वाली रिएक्शन को लेंगे, एज इट इज लेंगे, क्योंकि वो प्रोडक्ट में है, हमें प्रोडक्ट में ही चाहिए, ये प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में ही चाहिए, सेम कोफिशिएंट चाहिए। तो इस थर्ड वाली रिएक्शन को एज इट इज ले लेंगे, इसको कोई भी चेंज नहीं करना है। ये हो जाएगा सिलिकॉन प्लस कार्बन ग्रेफाइट, ये हो जाएगा क्या चीज, SiC। यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी -65 किलो जूल। इसको तो एज इट इज ही लेना है हमें, इसीलिए। अब ध्यान देना, ये सिलिकॉन कार्बाइड भी हो गया। अब फाइनली हमें क्या चाहिए, 2CO चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड हमको कहाँ से मिलेगा, इस सेकेंड वाली रिएक्शन से मिलेगा। और ये प्रोडक्ट की तरफ है, हमें प्रोडक्ट की तरफ चाहिए, रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोफिशिएंट भी सेम ही है, ठीक है ना। तो इस सेकेंड वाली रिएक्शन को भी एज इट इज यूज कर लेंगे। ये हो जाएगा 2 कार्बन, ठीक है, प्लस O2, और ये क्या हो जाएगा, 2CO हो जाएगा। यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, -220 किलो जूल हो जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है, अगर मैं तीनों रिएक्शन को ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना, अगर मैं तीनों रिएक्शन को ऐड कर देता हूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा SiO2 प्लस, यहाँ देखना ये क्या है, ये सिलिकॉन और ये सिलिकॉन, ये तो कैंसल आउट हो गया, ठीक है। ये O2 और ये O2 तो कैंसल आउट हो गया। यहाँ पर ये कार्बन और कार्बन कितना बन रहा है बेटा, 3 कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में, ठीक है। प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, ये आ रहा है SiC प्लस आ रहा है 2CO। आपको दिख रहा है कि फाइनल वाला जो प्रोडक्ट हमें चाहिए था, हम लोगों ने वही निकाल लिया है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। जबकि जो चीज रिपीट हो रही थी उसको चेक करने की जरूरत नहीं थी, बट फाइनली कार्बन ग्रेफाइट सेमी कोफिशिएंट के साथ आ रहा है। क्लियर हो गया। अब यहाँ देखना, हमने इन तीनों रिएक्शन को ऐड किया है, तो यहाँ इंथैल्पीज को भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये हो जाएगा 910, इन दोनों को ऐड करने के बाद ये कितना हो जाएगा, -285 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको माइनस करके देख लेते हैं, 10 में से 5 गया 5, ठीक है, 10 में से 8 गया, कितना बचा 2, और यहाँ पर कितना बचेगा, 8 में से 2 गया 6, कितना आ जाएगा आंसर, प्लस में आ जाएगा, +625 किलो जूल। क्वेश्चन समझ में आ गया है बेटा। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा इस एग्जाम्पल से कि ये ऐसा जरूरी नहीं है हमें 2 ही रिएक्शन दे, 3 रिएक्शन भी दे सकता है, किसी केस में आपको 4 रिएक्शन भी दे सकता है। बस आपको जो आपने जो रूल्स पढ़ रखे हैं उसके हिसाब से पहले आपको वो रिएक्शन बना के लानी है। एक बार आपके पास वो रिएक्शन बनकर आ गई तो जो आपने रिएक्शन के साथ किया है वही आपको इंथैल्पी के साथ करना है। समझ में आ गया बेटा, ठीक है। एक रिएक्शन एक ही बार यूज करनी है, और जो चीज क्या हो रहा होगा, एक से ज्यादा रिएक्शन में उसको ना देखकर बाकी चीजों के हिसाब से आप रिएक्शन चूज करोगे बेटा। ध्यान रखना ये फाइनल रिएक्शन आनी चाहिए, तो एक बार वेरीफाई कर लेना। कई बार बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं कि ये रिएक्शन वेरीफाई नहीं करते कि वही आ रही है नहीं, कई बार एक्स्ट्रा चीजें यहाँ बच जाती हैं, वो कैंसल आउट भी होनी चाहिए। फाइनल रिएक्शन एज इट इज आनी चाहिए आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। मेरे हिसाब से अब ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ये रिएक्शन बनाकर लाना है, हमें क्या दिख रहा है, 2Fe चाहिए। 2Fe कहाँ से आएगा बेटा, 2Fe आएगा हमारे पास इस पहली रिएक्शन से, लेकिन वो प्रोडक्ट में है, हमें किस में चाहिए, रिएक्टेंट में चाहिए। पहली वाली रिएक्शन को क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, पहली वाली रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करने के बाद क्या आ जाएगा, ये 2Fe प्लस हो जाएगा Al2O3, ये प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, 2Al प्लस क्या हो जाएगा, Fe2O3, ठीक है। रिएक्शन को रिवर्स किया है तो मैग्नीट्यूड सेम रखते हुए साइन बदल देंगे, ये हो जाएगा +850 किलो जूल, ठीक है। अब यहाँ देखना है एरर क्या करते हैं बच्चे, बच्चे क्या करते हैं, केवल और केवल ये इस चीज को देख लेते हैं कि फाइनल रिएक्शन में Fe भी आ गया, Fe2O3 भी आ गया, ये तो क्लियर है। लेकिन इससे क्या फाइनल रिएक्शन मैच कर रही है क्या, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर एक कुछ एक्स्ट्रा चीजें आ रही है बेटा, Al2O3 और Al भी आ रहा है, हमें ये कैंसल आउट करना है। समझ में आ रहा है क्या, ये Al2O3 और Al को कैंसल आउट आपको करना पड़ेगा। और कैंसल आउट चीजें कब होती है, जब अपोजिट साइड होती हैं चीजें, ठीक है ना। आपको यहाँ दिख रहा है कि ये O2 और O2 अपोजिट साइड था तो कैंसल आउट हो रहा है, सिलिकॉन और सिलिकॉन अपोजिट साइड था तो कैंसल आउट करना है, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो नहीं चाहिए इस रिएक्शन में, आपको Fe और Fe2O3 तो मिल रहा है लेकिन Al2O3 और Al नहीं चाहिए, तो इसको कैंसल आउट करने के लिए इस रिएक्शन को यूज करना पड़ेगा। लेकिन इस रिएक्शन को कैसे यूज करोगे, आपको Al2O3 कैंसल आउट करना है, तो Al2O3 यहाँ रिएक्टेंट में है तो आप Al2O3 को वहां प्रोडक्ट में लोगे, मतलब इस रिएक्शन को आप एज इट इज यूज करोगे। समझ में आ रहा है क्या बेटा, 2Al ये हो जाएगा 3/2O2
ठीक है, ये प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा Al2O3। मैंने ऐसा क्यों किया, समझ में आ रहा है क्या? यहाँ ये प्रोडक्ट की तरफ है, लेकिन क्योंकि हमें उसे कैंसल आउट करना है रिएक्टेंट की तरफ, तो उसे प्रोडक्ट की तरफ ही रखेंगे, ताकि इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट वाला Al2O3 है उधर वाले प्रोडक्ट के Al2O3 को कैंसल आउट कर दे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि Al2O3 फाइनल रिएक्शन में ना बचे। ठीक है, तो ये डेल्टा एच की वैल्यू एज इट इज ले लेंगे, ये हो जाएगा -1670 किलो जूल। समझ में आया बेटा? अब यहाँ देखना, अब अगर इन दोनों रिएक्शन को मैं ऐड कर देता हूँ, दोनों रिएक्शन को ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ Al और 2Al कैंसल आउट हो गया, Al2O3 और Al2O3 कैंसल आउट हो गया। अब अगर मैं पूरी रिएक्शन को ऐड करूँ तो ये हो जाएगा 2Fe, ये हो जाएगा 3/2O2, ठीक है, और ये हो जाएगा Fe2O3। ठीक है, हाँ, आप इस O2 को देखकर भी इस रिएक्शन को ले सकते थे। आपको इस रिएक्शन में क्या चाहिए था? O2 चाहिए था। वो इस 3/2O2 को लाने के लिए इस रिएक्शन से क्या ले लेते? आप 3/2O2 ले लेते। ये भी अप्रोच अगर आपका रहता तो सही था, क्योंकि एक ही रिएक्शन में यहाँ O2 दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया? मैंने इसको बस दूसरे अप्रोच से सॉल्व करना सिखाया है बेटा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा एच की जो वैल्यू है ये हो जाएगा -1670, और ये क्या हो जाएगा +850 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा क्या चीज़ 8, और आंसर कितना आ जाएगा -820 डेल्टा एच की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि दोनों रिएक्शन को ऐड किया है तो डेल्टा एच की वैल्यू भी ऐड हो जाएगी। समझ में आ गया बेटा? ठीक है ना? तो हमने दो अप्रोच देख लिए, एक कैंसल आउट करने वाला अप्रोच भी देख लिया, और यहाँ पर इस रिएक्टेंट को लेने वाला अप्रोच भी देख लिया। लेकिन वो दो रिएक्शन थी तो वो दो दो बार ही यूज होती, एक बार एक रिएक्शन, एक बार दूसरी रिएक्शन, दो बार ही यूज करने के बाद वो आ जाना चाहिए। समझ में आ गया बेटा? ठीक, इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बहुत सारी तरीके अप्रोच हैं, आपको कोई एक अप्रोच एक बार आ गया बेटा तो उसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या है, आपको जो रिएक्शन चाहिए वो ये दिया हुआ है, इसके लिए डेल्टा एच निकालना है, इस डेल्टा एच की वैल्यू निकालना है। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो पहली चीज एक, इस रिएक्शन में थोड़ा और कुछ अलग लिया है हमने। क्या लिया है कि वो जो हीट है उसको डेल्टा एच करके नहीं लिखा है, उसको रिएक्शन के साथ लिखा है बेटा। यहाँ +2x किलो कैलोरी करके लिखा है। तो हमने इसको लास्ट वाले लेक्चर में थर्मोकेमिकल इक्वेशन के रिप्रेजेंटेशन में हीट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको पढ़ा हुआ था बेटा। प्रोडक्ट के साथ प्लस करके लिखा हुआ है, इसका मतलब डेल्टा एच करके लिखेंगे तो उसका साइन क्या आएगा, माइनस आएगा 2x किलो कैलोरी। ठीक है ना? वैसे ही सेकेंड वाली रिएक्शन में जब डेल्टा एच करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा -y किलो कैलोरी। समझ में आ रहा है क्या बेटा? तो जब प्रोडक्ट के साथ लिखा हुआ रहता है तो वो प्लस करके अगर लिखा हुआ है तो जब उसको डेल्टा एच के पास ले जाएंगे तो उसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस करके लिखना पड़ेगा, मतलब अपोजिट साइन के साथ लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखना, अब आपको सल्फर चाहिए। सल्फर कौन सी रिएक्शन से आएगा, पहली वाली रिएक्शन से आएगा। एज इट इज यूज करेंगे क्योंकि कोफिशिएंट सेम है, हमें वो रिएक्टेंट में था, रिएक्टेंट के तरफ ही चाहिए। तो ये हो जाएगा सल्फर प्लस 3/2O2, और ये क्या बना रहा है SO3। यहाँ डेल्टा एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, -2x। ठीक है ना? अब यहाँ ध्यान देना, दूसरी वाली चीज जो हमें चाहिए वो क्या है, O2 है, लेकिन O2 दो रिएक्शन में है। O2 दो रिएक्शन में है तो आपको इसको नहीं देखना है। ठीक है ना? इसके बाद आप देखोगे SO2। SO2 आप कहाँ से बनाकर लाओगे बेटा, पहली रिएक्शन से, लेकिन पहले वाली रिएक्शन में SO2 रिएक्टेंट में है और आपको किस में चाहिए, प्रोडक्ट में चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आप इस रिएक्शन को क्या करोगे, रिवर्स करोगे। अब इस रिएक्शन को आप रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, ये SO3, ये हो जाएगा SO2 प्लस क्या हो जाएगा, हाफ O2। डेल्टा एच करके लिखोगे तो यहाँ -y था, आप क्या हो जाएगा बेटा, +y करके हो जाएगा ये। ठीक, आप क्या कर दोगे, आप दोनों रिएक्शन को ऐड कर दोगे। जब आप दोनों रिएक्शन को ऐड करोगे तो यहाँ दिखेगा आपको SO3 और SO3 कैंसल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा S। O2 दोनों में आ रहा है लेकिन इधर हाफ O2 है तो इधर लाके माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/2O2 माइनस क्या हो जाएगा, हाफ O2, और प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, SO2। डेल्टा एच की वैल्यू क्या कर दोगे बेटा, ये हो जाएगा -2x और ये हो जाएगा y। रिएक्शन को ऐड किया है तो डेल्टा एच की वैल्यू को भी ऐड करना है। इसको फाइनली लिखेंगे तो ये क्या लिख देंगे, S प्लस, ये हो जाएगा 2/2O2 मतलब 1O2, और ये हो जाएगा SO2। तो फाइनल रिएक्शन हमारे पास वही आई है, तो इसकी डेल्टा एच की वैल्यू आ जाएगी -2x + y। डेल्टा एच के लिए ये आ जाएगा बेटा, इसको रिएक्शन के साथ करके मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा 2x - y। अगर मैं रिएक्शन के साथ ऐसे प्लस करके लिखूं तो ये हो जाएगा 2x - y। समझ में आ गया? ठीक, अब इसके बाद
नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। यहाँ देखना, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 3 रिएक्शन है, तीनों रिएक्शन को यूज करके आपको क्या करना है, फाइनल वाली रिएक्शन बनाकर लानी है। यहाँ देखना, यहाँ है कार्बन ग्रेफाइट। कार्बन ग्रेफाइट एक ही रिएक्शन में, बिल्कुल, तो ले सकते हैं उसको एज इट इज। रिएक्टेंट में हमें चाहिए, रिएक्टेंट में ही है, सेम कोफिशिएंट है, एज इट इज यूज करेंगे, इसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड वाली रिएक्शन एज इट इज ले लेते हैं, C+O2, ये क्या हो जाएगा, CO2। इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू कितनी है बेटा, ये है -395, हो गया ये। इसके बाद नेक्स्ट वाला दिख रहा है O2। O2 लेकिन बेटा मल्टीपल रिएक्शन में, तीनों ही रिएक्शन में, तो O2 के हिसाब से नहीं देखोगे, O2 नहीं देखना है। H2 देखना है, H2 एक ही रिएक्शन में है क्या, बिल्कुल एक ही रिएक्शन में H2 आ रहा है, लेकिन कोफिशिएंट 2 है रिएक्टेंट में। यहाँ H2 रिएक्टेंट में है, रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें H2 का कोफिशिएंट कितना चाहिए, 2 चाहिए, और यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, एक ही तो है। तो क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा 2H2, ये हो जाएगा हाफ O2 1O2, और ये क्या हो जाएगा 2H2O। ठीक है, यहाँ देखना, अब इस रिएक्शन को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो क्या हो जाएगा, -285 × 2 हो जाएगा। समझ में आ गया ना। इसके बाद H2 के बाद देखते हैं CH3OH। CH3OH लिक्विड के फॉर्म में आपको चाहिए, प्रोडक्ट में। यहाँ किस में है CH3OH, रिएक्टेंट में, पहली वाली रिएक्शन में। तो पहली वाली रिएक्शन यूज करेंगे, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, रिवर्स करना पड़ेगा। पहली वाली रिएक्शन को जब रिवर्स कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, CH3OH। यहाँ पर क्या है, CH3OH, सॉरी, जो रिएक्टेंट में है, सॉरी, CH3OH। ठीक है, हमें किस में चाहिए था बेटा, ये प्रोडक्ट में चाहिए था, तो इस रिएक्शन को हमने रिवर्स कर दिया है। तो ये CO2 जो है, ये किस में चला जाएगा, रिएक्टेंट में, CO2 + H2O। और ये किस में चला जाएगा, प्रोडक्ट में चला जाएगा, ये हो जाएगा CH3OH प्लस क्या हो जाएगा, 3/2O2। समझ में आ गया। अब रिएक्शन को रिवर्स किया है, इसका मतलब डेल्टा H का साइन क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, इसे कर देंगे +725। अब ध्यान देना, अगर पूरी रिएक्शन को हम ऐड कर देते हैं, तो यहाँ देखना, पूरी रिएक्शन को अगर ऐड कर देते हैं तो ये CO2 से ये CO2 कैंसल आउट हो जाएगा, ये बच गया कार्बन ग्रेफाइट, C हो गया, ये आ गया 2H2, ये 2H2 हो गया। O2 के लिए देखना बेटा, यहाँ है 2O2 और उधर है 3/2O2, तो यहाँ 2O2 से माइनस हो जाएगा, उसको इधर लाके 3/2O2 अगर माइनस कर देंगे तो एक्चुअल में कितना बचेगा, 1/2O2। आपको दिख रहा है ये हाफ O2 अपने आप आ गया। ठीक है, फाइनली यहाँ पर क्या बचेगा, CH3OH। ठीक है, H2O भी कैंसल आउट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ये 2H2 और ये 2H2 कैंसल आउट हो गया। ठीक है ना, तो इन तीनों रिएक्शन के अब एडिशन से ये फाइनल रिएक्शन निकल कर आ गई जो हमें चाहिए थी। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा H की वैल्यू सबको ऐड कर देंगे। यहाँ देखना, ये -395 था, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 5 = 10। ठीक है, 2 × 8 = 16 और 1 × 17, 1 2 दूना 6 और ये 7। ठीक है, 2 दूने 2 दूनी 4 और कितना हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा ये। ठीक है, करेक्ट कैलकुलेशन करना है, ये कितना हो जाएगा, ये 5 9 7 16 5 3 8 और ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा बेटा, -965। -965 और 725 कितना हो जाएगा, ये 0, ये हो गया 4 और ये हो गया 2, -240 आ जाएगा कितना, किलो जूल पर मोल। समझ में आ गया बेटा। ठीक, तो इस तरीके से डेल्टा H की वैल्यू निकल कर आ गई। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है, आप खुद से सॉल्व कर पाओगे क्या, बिल्कुल ट्राई करना। हम बहुत सारे क्वेश्चंस ले रहे हैं, एक दो क्वेश्चन भी आपने खुद से सॉल्व कर लिया, मतलब आपको अप्रोच आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना, मैं स्टेट्स नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि CH3OH हर जगह लिक्विड स्टेट में ही दे रखा है। कई बार वो क्या करता है, कुछ क्वेश्चन में CH3OH कोई गैस भी दे देगा, लिक्विड भी दे देगा, ऐसे केस में स्टेट भी लिख कर सॉल्व करना बेटा। ठीक, यहाँ पर देखना, इस क्वेश्चन में 2 रिएक्शन है, इस रिएक्शन से इस फाइनल रिएक्शन को बनाकर लाना है। हमें चाहिए क्या चीज, कार्बन ग्रेफाइट चाहिए। कार्बन ग्रेफाइट एक ही रिएक्शन में, पहली वाली रिएक्शन में है, एज इट इज यूज कर लेंगे। रिएक्टेंट में है, हमें रिएक्टेंट में ही चाहिए, C + ½ O2, ये क्या हो गया, CO। डेल्टा H की वैल्यू एज इट इज ले लेंगे, -110। दूसरी वाली रिएक्शन O2 को अगर देखेंगे 2 रिएक्शन में है, इसको लेने की जरूरत नहीं। CO2 देखना, CO2 सेकेंड वाली रिएक्शन से एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड वाली रिएक्शन से एज इट इज आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, CO + ½ O2, ये क्या हो जाएगा, CO2।
इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है बेटा, -280। ठीक है ना। अब देखना दोनों रिएक्शन को अगर आप ऐड कर दोगे तो दोनों रिएक्शन को ऐड करने के बाद CO और CO कैंसल आउट हो जाएगा, C प्लस हाफ O2 और हाफ O2 दोनों रिएक्टेंट के साइड में है तो ऐड हो जाएंगे और ये हो जाएगा CO2। फाइनल वाली रिएक्शन बनकर आ गई है तो डेल्टा एच क्या करेंगे, दोनों रिएक्शन का ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों रिएक्शन को ऐड किया है तो ये हो जाएगा -390 किलो जूल। समझ में आ गया क्या। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन ही करेक्ट है। साइन का भी ध्यान रखना है बेटा, कई बार क्या करता है सेम मैग्नीट्यूड अलग अलग साइन के साथ आपको दे देता है। समझ में आ रहा है, साइन का भी ध्यान रखना है वरना एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले ही क्वेश्चन है ये सर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, द इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड वाटर यूजिंग द डाटा। अब ये क्वेश्चन अभी तक के किए हुए क्वेश्चन से थोड़ा अलग कैसे है, जिस रिएक्शन के लिए इंथैल्पी निकालनी है वो रिएक्शन आपको दिया नहीं है, वो आपको खुद से लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, द इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड वाटर। कहने का मतलब लिक्विड वाटर को हम वेपराइज कर रहे हैं, मतलब गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, H2O लिक्विड को H2O गैस बना रहे हैं, तो इसमें कितनी इंथैल्पी की जरूरत होगी, कितनी हीट की जरूरत होगी, ये पूछा है लेकिन उसकी रिएक्शन नहीं दी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको रिएक्शन जिसके लिए इंथैल्पी पूछी होगी वो खुद से लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इसीलिए आगे आने वाले जो भी लेक्चर्स रहेंगे उसमें जो भी हम इंथैल्पी पढ़ेंगे उसके लिए सबसे पहले रिएक्शन लिखना ही सीखेंगे, क्योंकि एक बार अगर आपको रिएक्शन लिखना आ गया किसी भी इंथैल्पी का तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है बेटा, डेफिनेशन बहुत क्लियरली समझ में आ जाती है। ठीक है, न्यूमेरिकल बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी तो हमने क्वेश्चन में बहुत सिंपल रिएक्शन का लिया है, लेकिन जैसे जैसे हम अलग अलग इंथैल्पीज पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रिएक्शन भी फिर लिखना सीखेंगे अलग अलग तरीके की। ठीक है, अब यहाँ देखना ये रिएक्शन बनाकर लाना, ये कैसे बनेगा, H2O लिक्विड यहाँ प्रोडक्ट में दिखाई दे रहा है, इसको रिएक्टेंट में बनाना पड़ेगा। तो ये पहली वाली जो रिएक्शन है इसको क्या कर देंगे बेटा, पहली वाली रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे। पहली वाली रिएक्शन को जब रिवर्स करेंगे तो ये H2O लिक्विड रिएक्टेंट में आ जाएगा और प्रोडक्ट में चला जाएगा कौन, H2 गैस प्लस हाफ ऑफ O2 गैस। यहाँ पर आप देखोगे कि डेल्टा H की जो वैल्यू है ये माइनस से क्या हो जाएगा, +285 किलो जूल। ठीक है ना। सेकेंड वाली रिएक्शन में H2 गैस प्रोडक्ट में है, हमें प्रोडक्ट में ही चाहिए H2 गैस, इसको एज इट इज ले लेंगे, ये हो जाएगा H2 गैस प्लस हाफ ऑफ O2 गैस, और यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, H2O गैस में। यहाँ पर डेल्टा H की वैल्यू आपको क्या दिखाई दे रही है, -240 किलो जूल दिखाई दे रही है। ठीक है ना, ये -240 किलो जूल है। अब यहाँ पर देखना बेटा, अगर मैं दोनों रिएक्शन को क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा, हमें जो फाइनल रिएक्शन चाहिए थी वही आ जाएगा। H2 को कैंसिल आउट करेगा, हाफ O2 को कैंसिल आउट करेगा, और ये जो H2O लिक्विड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो डेल्टा H की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, दोनों रिएक्शन का समेशन है तो डेल्टा H की वैल्यू भी ऐड हो जाएगी, ये एक्चुअल में कितना हो जाएगा, +45 किलो जूल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, +45 किलो जूल पर मोल, मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग थर्मोकेमिकल इक्वेशन, तीन रिएक्शन दी हुई है, इस चौथे रिएक्शन के लिए जो डेल्टा H की वैल्यू जो x है उसकी वैल्यू को निकालना है। ठीक है, देखते हैं, मेरे हिसाब से आप खुद से भी सॉल्व कर पाओगे इसको। कार्बन हमें चाहिए सॉलिड वाले स्टेट में, कार्बन सॉलिड कौन से वाले रिएक्शन में बेटा, पहली वाली रिएक्शन में। तो पहली वाली रिएक्शन को एज इट इज यूज कर लेते हैं, ये हो जाएगा H2O प्लस C, ये क्या बना रहा है CO प्लस H2, और यहाँ डेल्टा H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 130 किलो जूल, प्लस में ही है। नेक्स्ट देखना, ऑक्सीजन मल्टीपल रिएक्शन में है, इसको नहीं लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, फिर CO2 देखना पड़ेगा हमें। CO2 कौन सी वाली रिएक्शन में है बेटा, ये सेकंड वाली रिएक्शन में। सेकंड वाली रिएक्शन में एक कोफिशिएंट है, प्रोडक्ट में है, हमें प्रोडक्ट में ही चाहिए, एज इट इज ले लेंगे। इस सेकंड वाली रिएक्शन को एज इट इज ले लेंगे तो ये हो जाएगा CO प्लस हाफ O2, ये हो जाएगा क्या बेटा, CO2, और यहाँ पर डेल्टा H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -280 किलो जूल हो जाएगी, एज इट इज यूज किया हमने। अब ध्यान देना, दो रिएक्शन तो हमने यूज कर ली, इस रिएक्शन को यूज कर लिया, इस रिएक्शन को यूज कर लिया, इस रिएक्शन का काम क्या है, इस रिएक्शन का काम है यहाँ पर क्या, H2O को कैंसल आउट करना। ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ दो रिएक्शन को ऐड करने से काम नहीं चलेगा, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ बेटा वेरीफाई करना जरूरी है, क्योंकि आप इन दोनों रिएक्शन को अगर ऐड कर दोगे तो फाइनल रिएक्शन ये नहीं आएगी। ठीक है ना, यहाँ H2O अभी भी बचा है, वो H2 अभी भी बचा है, उसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। आपको क्या कैंसिल आउट करना है, H2O कैंसिल आउट करना है। यहाँ H2O रिएक्टेंट में आ रहा है, आपको कैंसिल आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर H2O प्रोडक्ट में एक कोफिशिएंट है,
उसको एज इट इज यूज कर लेंगे। तो ये वाली जो रिएक्शन है इसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा। ये हो जाएगा H2 प्लस हाफ O2, ये क्या हो जाएगा बेटा H2O। ये वाली जो डेल्टा H की वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी -240। समझ में आ गया। अब क्या कर लेते हैं, तीनों रिएक्शन को अगर आप ऐड कर दोगे तो यहाँ देखना, पहले तो ये CO और CO कैंसिल आउट हो जाएगा, H2 और H2 कैंसिल आउट हो जाएगा, H2O और H2O कैंसिल आउट हो जाएगा, C प्लस हाफ O2 प्लस हाफ O2 1 O2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या चीज़ CO2। डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तीनों इंथैल्पीज का समेशन हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 0 0 हुआ, 8 4 12, 2 2 4 और 1 5, -520, और उसमें क्या करेंगे प्लस 130 कर देंगे, तो ये 0, 12 में से 3 गए 9, 4 में से 1 गए 3, कितना हो जाएगा आंसर -390 आ जाएगा। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया हमारा, फर्स्ट वाला ऑप्शन हो गया। क्लियर हुआ बेटा। अब इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन, इसकी रिएक्शन की एंथैल्पी को निकालना है कंसीडरिंग द फॉलोइंग रिएक्शन। दो रिएक्शन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया मेरे हिसाब से। तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन अब तक सॉल्व कर रखे हैं, ये तो बहुत इजीली आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। आपको क्या चाहिए, H2O चाहिए। H2O आपको कहाँ से मिलेगा, इस सेकेंड वाली रिएक्शन से मिलेगा, लेकिन सेकेंड वाली रिएक्शन को आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, रिवर्स करना पड़ेगा। जब आप इसको रिवर्स कर दोगे तो ये H2O क्या हो जाएगा, H2 प्लस हाफ O2 हो जाएगा, और यहाँ डेल्टा H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये +57 हो जाएगी। ठीक है, वहीं पर अब आपको क्या चाहिए, कार्बन चाहिए। कार्बन मिलेगा आपको पहली वाली रिएक्शन को एज इट इज यूज करने के बाद, ये क्या हो जाएगा C प्लस हाफ O2 हो जाएगा, ये हो जाएगा CO, और ये हो जाएगा डेल्टा H इक्वल टू क्या हो जाएगा -26। समझ में आया बेटा। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर देते हैं तो यहाँ से कुछ कैंसल आउट हो रहा है क्या, बिल्कुल कैंसल आउट हो रहा है। ये हाफ O2 और हाफ O2 कैंसल आउट हो रहा है, रिएक्शन क्या हो जाएगी H2O प्लस C, ये बनेगा H2 प्लस CO। फाइनल रिएक्शन जो हमें चाहिए थी वही निकल कर आ गई है। इंथैल्पी की वैल्यू ऐड करके लिख देंगे, ये हो जाएगा डेल्टा H 57 माइनस 26, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा कितना +31। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा +31 किलो कैलोरी। समझ में आ गया बेटा। इसके बाद यहाँ देखना बेटा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाइपोथेटिकल रिएक्शन ए से कन्वर्ट हो रहा है टू बी, ठीक है, और इन तीनों रिएक्शन को यूज करके इस रिएक्शन की हीट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए बोला है। सबसे पहले क्या देखोगे, रिएक्टेंट में हमें चाहिए ए, इसके लिए हम कौन सी रिएक्शन को यूज करेंगे, ये फर्स्ट वाली रिएक्शन को यूज करेंगे एज इट इज, क्योंकि कोफिशिएंट सेम है, और रिएक्टेंट में ही, रिएक्टेंट साइड में ही हमें ए चाहिए, तो इसकी डेल्टा एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी Q1। ठीक है, इसके बाद आप क्या देखोगे, रिएक्शन में आपको क्या चाहिए 2B, बी के सामने 2 चाहिए, बी हमें प्रोडक्ट में चाहिए, यहां पर भी प्रोडक्ट में ही है लेकिन हमें 2B चाहिए। तो इस पूरी रिएक्शन को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके फिर यूज कर लेंगे। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा D, इससे बनेगा क्या चीज बेटा, ये बनेगा 2B, और डेल्टा H की वैल्यू एक्चुअल में क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2Q3। ठीक है, अब इसके बाद देखना, इतने से काम नहीं बनेगा, सिर्फ ए और 2B नहीं देखना, हमें C और D भी दिख रहा है यहाँ पर। C और D नहीं चाहिए फाइनल वाली रिएक्शन में, तो ये कैंसल आउट होने चाहिए। इनको कैंसल आउट करने के लिए क्या करेंगे, इस सेकेंड वाली रिएक्शन को एज इट इज ये ले लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर D रिएक्टेंट में है, यहाँ D प्रोडक्ट में है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, कैंसल आउट करेंगे। तो यहाँ देखना, इस तीसरी वाली रिएक्शन को लेंगे तो ये C से क्या कन्वर्ट हो रहा है D में, और डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाएगी Q2। अब यहाँ पर देखना, इन सबको ऐड कर देंगे तो ये D से ये D कैंसल आउट हो गया, C से ये C कैंसल आउट हो गया, A से क्या बन गया, ये 2B बन गया। तो एक्चुअल में डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, डेल्टा H की वैल्यू हो जाएगी Q1 प्लस Q2 प्लस क्या हो जाएगा 2Q3। तो एक्चुअल में कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट दिखाई दे रहा है, Q1 प्लस Q2 प्लस 2Q3, ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। समझ में आ गया। अब इसके बाद हैसेस लॉ का सबसे लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी कैंसल आउट करने वाली चीज आपको वेरीफाई करनी पड़ेगी। ठीक है, वरना बच्चे सिर्फ क्या करते हैं, रिएक्शन को यहीं से बस वैल्यू देख लेते हैं और डायरेक्ट आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, वेरीफाई नहीं करते कि फाइनल रिएक्शन वो आ रही है या नहीं। ये क्वेश्चन उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। यहाँ देखना, आपको सबसे पहले इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी निकालनी है उसमें चाहिए H2B4O7, मतलब आपको कौन सी रिएक्शन चाहिए बेटा, थर्ड वाली रिएक्शन लेनी पड़ेगी। इस थर्ड वाली रिएक्शन को आपको एज इट इज यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा H2B4O7, ये प्रोडक्ट में क्या बनाएगा 2B2O3, और क्या बनाएगा H2O। इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू कितनी हो गई 17 हो गई। ठीक है,
इस रिएक्शन को एज इट इज यूज कर लिया। अब दूसरी चीज आपको क्या चाहिए, H2O चाहिए, लेकिन H2O एक से ज्यादा रिएक्शन में है, तो H2O को देखते हुए आप आंसर नहीं निकालोगे बेटा, ठीक है। H2O को देखना नहीं है, वो बाद में अपने आप उतना H2O आएगा। फिर क्या देखना है आपको, यहाँ पर देखना है आपको 4HbO2। HbO2 चाहिए प्रोडक्ट में 4 कोफिशिएंट के साथ, तो HbO2 आएगा इस रिएक्शन में, ठीक है ना। लेकिन इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 4, तभी HbO2 में कितना आएगा, 4। तो इसको 4 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4H3BO3। प्रोडक्ट में क्या बनेगा, 4HbO2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, 4H2O। डेल्टा H की वैल्यू में क्या हो जाएगा, -0.02 इंटू क्या हो जाएगा, ये 4। लेकिन इतने से काम बनेगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे रिएक्शन में, तो ये H3BO3 आ रहा है, और ये H3BO3 हमें फाइनल वाली रिएक्शन में नहीं चाहिए, तो इसको कैंसल आउट करना पड़ेगा बेटा। और H3BO3 को कैंसल आउट करने के लिए, अगर ये रिएक्टेंट में है तो हमें H3BO3 प्रोडक्ट में लाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या दिख रहा है, इस रिएक्शन को हमें यूज करना पड़ेगा। इस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, ताकि ये क्या कहाँ चला जाए, H3BO3 इसमें रिएक्टेंट में है, यहाँ रिवर्स करने के बाद वो प्रोडक्ट में चला जाएगा और इस H3BO3 को कैंसल आउट करेगा। लेकिन इसका कोफिशिएंट 4 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, तो इसको रिवर्स भी करेंगे और मल्टीप्लाइड बाई 2 भी करेंगे। रिवर्स करना है एंड मल्टीप्लाइड बाई 2 करना है, तो रिवर्स करेंगे तो ये जो B2O3 है वो प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में आ जाएगा 2B2O3, और वो H2O रिएक्टेंट में आ जाएगा 6H2O, और ये जो H3BO3 है वो किस में चला जाएगा, प्रोडक्ट में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 4H3BO3, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, इसको रिवर्स किया और 2 से मल्टीप्लाई किया है, अगर इसको रिवर्स किया है तो ये कितना हो जाएगा, -15, और 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ×2। अब ध्यान देना बेटा, अब इस रिएक्शन को, तीनों रिएक्शन को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4H3BO3 से ये 4H3BO3 कैंसल आउट हो जाएगा, 2B2O3 से 2B2O3 कैंसल आउट हो जाएगा। हमारे पास जो रिएक्शन में जो बच रहा है वो क्या हो जाएगा, H2B4O7 प्लस, ध्यान देना यहाँ 6H2O है, उधर 5H2O है, दिखाई दे रहा है। 5H2O को जब इधर लाके माइनस करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक ही H2O बचेगा, तो दिख रहा है वो H2O अपने आप आ रहा है बेटा यहाँ पर, ठीक है। ये हो जाएगा 4HbO2। हमें जो फाइनल रिएक्शन लानी थी वो आ गई है। अब रिएक्शन को ऐड किया है तो इंथैल्पी को भी ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, ध्यान देना, ये हो जाएगा -30, ये हो जाएगा -0.08, और ये हो जाएगा ऊपर वाला हो जाएगा +17, ठीक है। तो एक्चुअल में कितना आ जाएगा, -13.08 आ जाएगा किलो जूल। समझ में आ गया बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इन रिएक्शंस को सॉल्व करना है, रिएक्शंस की इंथैल्पी को सॉल्व करना है जहां पर भी मल्टीपल रिएक्शंस दी हुई होंगी। बस 3 ही रूल आपको ध्यान में रखने हैं कि रिएक्शन को रिवर्स करने पर साइन नेगेटिव होगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, रिएक्शन को मल्टीप्लाई करने पर कोफिशिएंट को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेल्टा H भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, अगर रिएक्शन को ऐड कर रहे हैं तो इंथैल्पी भी ऐड होगी। एक रिएक्शन को एक ही बार यूज करना है, जो चीज मल्टीपल रिएक्शन में दिखाई दे रही है उसको चेक करके रिएक्शन लाने की कोशिश मत करना। समझ में आ गया, हमने बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई कर लिए बेटा, बट इस पे कितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, और इसी को हम यूज करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जहां पर हमें एक से ज्यादा रिएक्शंस दी हुई होगी, या जहां पर हम शॉर्टकट तरीका हमें भूल जाएगा या नहीं पता होगा, वहां पर भी हम इन हेसस लॉ को यूज कर सकते हैं। बस आपको रिएक्शन लिखते आनी चाहिए, जो कि हर एक आगे आने वाले लेक्चर्स में हम रिएक्शंस को लिखना सीखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरे लॉ पर आते हैं, ये है किरचॉफ्स लॉ, ये फिजिक्स का नहीं बेटा, केमिस्ट्री का किरचॉफ्स लॉ हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, और इसीलिए हम इसको सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, बस आपको पता रहना चाहिए इसलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इसके क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ बताता है क्या है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंस बताता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेल्टा एच बताता है, ठीक है। केमिस्ट्री में जो किरचॉफ्स लॉ है ये बताता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ऑन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। ये बताता है कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पर क्या फर्क पड़ेगा अगर टेम्परेचर चेंज होगा। तो नॉर्मली हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि टेम्परेचर चेंज होगा तो डेल्टा एच की वैल्यू चेंज नहीं होगी, बट एक्चुअल में डेल्टा एच की वैल्यूज भी चेंज होती हैं। कैसे चेंज होती हैं, इसने किरचॉफ्स लॉ के हिसाब से इन्होंने एक लॉ दिया था, ये क्या कहता है, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इक्वल टू क्या होता है, ये होता है डेल्टा Cp, ठीक है, होल इनटू T2 माइनस T1, ठीक है ना। ये लॉ है किसके लिए, किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पता करने के लिए, ये क्या हो गया,
T2 क्या हो गया, हायर टेम्परेचर, T2 हो गया हायर टेम्परेचर। T1 क्या हो गया बेटा, ये हो गया लोअर टेम्परेचर, ठीक है ना। ये डेल्टा H2 क्या हो गया, डेल्टा H2 हो गया इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट T2 टेम्परेचर पर। डेल्टा H1 क्या हो गया, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट लोअर टेम्परेचर T1। डेल्टा Cp, यहां ध्यान देना, डेल्टा Cp क्या है, डेल्टा Cp है Cp ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स, Cp ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स माइनस Cp ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स। सारे प्रोडक्ट में से सारे रिएक्टेंट की Cp की वैल्यूज को जब माइनस कर देंगे तो इससे क्या आ जाएगा, डेल्टा Cp, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, आपको अगर लोअर टेम्परेचर पर डेल्टा H1 की वैल्यूज पता है तो इन डाटा को पुटअप करके आप हायर टेम्परेचर पर डेल्टा H2 की वैल्यू निकाल सकते हो। समझ में आ गया। तो टेम्परेचर चेंज होने के साथ डेल्टा H की वैल्यू कैसे चेंज होगी, ये निकालने के लिए हम इस किरचॉफ्स लॉ को यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ देखना एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बेटा, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसको चेक करने के लिए कैसे अप्लाई करना है। यहाँ देखना, एक रिएक्शन दे रखी है, एक्चुअल में हैबस प्रोसेस है, अमोनिया को बनाने की प्रोसेस। यहाँ डेल्टा H की वैल्यू दे रखी है 300 केल्विन पर, लोअर टेम्परेचर पर। इसके बाद आगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के लिए ये Cp की वैल्यूज इन्होंने दे रखी है, इफ मोलार हीट कैपेसिटी, मतलब Cp की वैल्यू दे रखी है इन जूल पर मोल पर केल्विन में दे रखा है। तो आपको क्या दे पूछा है कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 400 केल्विन पर कितना होगा, ठीक है। 400 केल्विन पर कितना होगा, अब ये कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा Cp होल इंटू T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 इंथैल्पी की वैल्यूज केल्विन में ही रखना है, सिर्फ डिफरेंस है तो कोई बात नहीं, वो तो डिग्री सेल्सियस में भी डिफरेंस तो उतना ही आएगा, लेकिन अगर ब्रैकेट ओपन कर रहे हो कहीं पर तो फिर टेम्परेचर केल्विन में लेना है, ठीक है। डेल्टा H2 की वैल्यू निकालनी है, हायर टेम्परेचर पर निकालनी, माइनस डेल्टा H1 की वैल्यू बेटा, डेल्टा H1 की वैल्यू दे रखी है कितनी, -46। ध्यान रखना वो यूनिट कौन सी है, किलो जूल की है, हमें किलो जूल वाली यूनिट लानी पड़ेगी, ठीक है। किलो जूल वाली यूनिट है यहाँ, इक्वल टू डेल्टा Cp। डेल्टा Cp क्या था, Cp ऑफ प्रोडक्ट माइनस Cp ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ ध्यान देना, Cp ऑफ प्रोडक्ट मतलब क्या हो जाएगा, Cp ऑफ NH3 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे, क्यों, क्योंकि उस रिएक्शन में 2 मोल है NH3 के, और ये जो वैल्यूज दे रखी है एक एक मोल के लिए है, बट उस रिएक्शन में 2 मोल बन रहे हैं। माइनस प्रोडक्ट में से माइनस करोगे आप किसको, N2 को, N2 के लिए क्या करेंगे, Cp ऑफ N2 एक ही मोल है, माइनस Cp ऑफ H2, लेकिन इसके मोल कितने हैं, 3 मोल हैं। समझ में आ गया, होल इनटू क्या करेंगे, T2 है 400 और T1 कितना है 300, ठीक है। और यहाँ ध्यान अगर आप दोगे बेटा तो ये जो वैल्यू है ये जूल में है, ये किलो जूल में नहीं है। जब किलो जूल से इक्वेट कर रहे हैं तो उसको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो भी किलो जूल में हो जाए, ठीक है। अब बस आपको कैलकुलेशन करना बाकी रह गया है। यहाँ देखना है डेल्टा H2, ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 46 इक्वल टू 2 इंटू Cp ऑफ NH3 की वैल्यू कितनी दे रखी 36, माइनस Cp ऑफ N2, Cp ऑफ N2 की वैल्यू कितनी है बेटा 29, माइनस 3 इंटू H2 की वैल्यू कितनी है, H2 की वैल्यू दे रखी है 28, ये हो गया होल इंटू T2 माइनस T1 कितना हो गया 100, और ये मल्टीप्लाइड बाई क्या कर देंगे 10⁻⁻3, ठीक है। अब यहाँ देखना है डेल्टा H2 की वैल्यू निकालना है, मैं डेल्टा H2 प्लस 46, पहले इधर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 72 माइनस 29, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 3 8 24, 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 8, 84 और 29, ये एक्चुअल में कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 9 4 13 8 2 10, और एक कितना हो जाएगा 11, ठीक है। -113 और ये हो जाएगा +72, इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 में से 2 गया 1 गया, ठीक है। 11 में से 7 हुआ, ये हुआ 4, ये 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4100 इंटू 10⁻³ मतलब कितना आ जाएगा -4.1, ये माइनस आएगा बेटा, ठीक है ना। -113 और +72 कितना आ जाएगा -41 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देख लेना, इसको मैं दोबारा ढंग से लिख देता हूँ यहाँ पर ये कितना आएगा -41, ये हो जाएगा इंटू 100 और ये हो जाएगा इंटू 10⁻³ ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल्टा H2, ये जब 46 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -46, यहाँ देखना ये कितना है
4100 इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा? -4.1। मतलब एक्चुअल में टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? -50.1 किलो जूल पर मोल। समझ में आ गया? तो डेल्टा H2 की वैल्यू हायर वाले टेम्परेचर पर जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू होगी वो कौन सी हो जाएगी? -50.1 किलो जूल पर मोल। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है। तो आज वाले लेक्चर में हमने हेसस लॉ और किरचॉफ्स लॉ दोनों को पढ़ लिया है। आपके लिए जो हेसस लॉ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा पूरी थर्मोकेमिस्ट्री के लिए। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। हमने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस ले लिए आज के लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट वाले लेक्चर में अब हम अलग अलग इंथैल्पीज को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले इंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे अलग अलग लेक्चर्स में अलग अलग इंथैल्पी की रिएक्शन को लिखना सीखेंगे, उनके कैलकुलेशन सीखेंगे। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।